से आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में दोस्तों हमारे द्वारा डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए उसी संदर्भ में आज हमारे पास दोस्तों एक इंटरनेशनल मुद्दा है दोस्तों। अभी आपने हाल हाल फिलहाल में देखा होगा कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का एक सेशन हुआ है दोस्तों, जो न्यूयॉर्क में कराया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के जो अभी प्रधानमंत्री है जो दोस्तों, उनके द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर दोस्तों उनके द्वारा भाषण दिया गया है, उनके बाद बात कहा गया है दोस्तों, उसको लेकर पूरी चर्चा हुई है कि यूएन जनरल असेंबली में किस तरीके की बातें हुई है भारत और पाकिस्तान के। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के जो बयान आए हैं दोस्तों और जो हिंदुस्तान का बयान आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यूएन जनरल असेंबली में अभी किस प्रकार की घटनाएं घटी है दोस्तों। आइए डिटेल में उसको बात करते हैं। कहा जा रहा है कि यूएन में कश्मीर के मुद्दे पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान दोस्तों। तुर्की ने भी नहीं दिया इस बार साथ दोस्तों, यानी कि हमेशा से तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन करने का काम किया है, लेकिन इस बार तुर्की ने भी साथ छोड़ दिया है दोस्तों। आइए डिटेल में समझते हैं क्या बातें कही गई है। हाल ही में कश्मीर के मुद्दे पर आयोजित यूनाइटेड नेशन बैठक में दोस्तों, यानी कश्मीर मुद्दे पर आयोजित किया गया है ये यूनाइटेड नेशन बैठक में, पाकिस्तान को एक बार फिर अलग थलग महसूस करना पड़ा दोस्तों। तुर्की जो अक्सर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहता था दोस्तों, ने इस बार समर्थन नहीं दिया। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुर्की उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में पाकिस्तान को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र का महापर्व अर्थात विधानसभा चुनाव शांति तरीके से जारी है दोस्तों। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद घाटी में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर करीब करीब शांति है दोस्तों। विकास की गति तेज हुई है और रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार आया है। यही चीज़ पाकिस्तान को पसंद नहीं है दोस्तों। उसने एक बार फिर से यूएन जनरल असेंबली में भारत को भभकी दी है दोस्तों और जहल उगलने का काम किया है। क्या आइए देखिए क्या बयान दिए गए, उसके बारे में जानते हैं कि क्या कहा गया है। यूएन जनरल असेंबली के 79वें सत्र में भारत और पाकिस्तान के बयानों में अंतर दिखा गया है दोस्तों। यूएन जनरल असेंबली का ये 79वां सत्र था दोस्तों, भारत के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जारी किया गया था, इसे आयोजित किया गया था। हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों भारत ने लोकतंत्र, मानवाधिकार, ग्रीन एनर्जी, शांति और सुरक्षा की बात की है दोस्तों। जिस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत ने दुनिया के सामने एक बेहतर भविष्य की रूपरेखा रखी, वही अपेक्षा के अनुरूप ही पाकिस्तान ने यूएन जनरल असेंबली के मंच का इस्तेमाल इस्लामी दुनिया को खुश करने, आतंकवाद और घुसपैठ पर गलत बयानी करने और भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए दिया है दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर आलापा है कश्मीर राग दोस्तों। क्या है इसमें कहा गया, कहा जा रहा है दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर आलापा है कश्मीर का राग दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस सत्र का इस्तेमाल अपनी आवाम का ध्यान गरीबी और बदहाल अर्थव्यवस्था से हटाने के लिए किया है दोस्तों। शरीफ ने इस दौरान जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव और शांति स्थापना की प्रतिक्रिया की कोशिश को लेकर जहर उगला है और भारत की आतंक विरोधी कार्रवाई को मानवाधिकार से जोड़ दिया है दोस्तों। शरीफ ने पूरे भाषण में 16 बार किया है कश्मीर शब्द का जिक्र दोस्तों। शरीफ ने कश्मीर का जिक्र कर फिर से घिसे पिटे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का हवाला दिया है और इस पर अमल करवाने की भी मांग की है दोस्तों। उन्होंने पीओके में पाक सेना सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन और आंदोलन को पड़ोसी देश भारत से जोड़कर देखने को कहा है दोस्तों, और कहा कि इंडिया इस गतिविधि में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र को कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार सिद्धांत सिब्बल की माने तो पाक पीएम ने अपने पूरे भाषण के दौरान कश्मीर का जिक्र 16 बार, पाकिस्तान का जिक्र 14 बार, भारत का जिक्र 12 बार, मुस्लिम का 3 और हिंदू शब्द का प्रयोग सिर्फ 1 बार किया है दोस्तों। शरीफ ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात की है दोस्तों। शाहबाज शरीफ के आरोपों का भारत ने दिया है जवाब। अब भारत की तरफ से उनके आरोप लगाए गए आरोपों पर क्या जवाब दिया गया है दोस्तों, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तानी पीएम के आरोपों का जवाब यूएन में फर्स्ट सेक्रेटरी भविका मंगल नंदन ने दिया है दोस्तों। उन्होंने पाकिस्तान में 1971 में जो नरसंहार करने, आतंकवाद का फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में इस्तेमाल करना, आतंकवादियों के जरिए कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना, ओसामा बिन लादेन को प्रश्रय देने सहित संसद पर हमले और 26/11 मुंबई हमले की बात की और जोरदार जवाब भी दिया है दोस्तों। कश्मीर के मुद्दे पर इस्लामी देशों ने भी नहीं दिया पाक का साथ दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईओसी के साथ साथ अन्य देशों से मसलन तुर्की के साथ यूएन जनरल असेंबली में मिलता रहा है दोस्तों। हैरानी की बात है कि इस बार तुर्की ने इस बार आम सभा में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। वहीं फिलिस्तीन पर उसका बयान आया है दोस्तों। तुर्की के
राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने अपने भाषण में कश्मीर शब्द का प्रयोग तक नहीं किया दोस्तों। 2019 के बाद यह पहली बार हुआ जब तुर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया दोस्तों। जानकारों की माने तो यह बदलाव बदलते सियासी माहौल, तुर्की की जरूरत, भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भूमिका और अर्दोआन का ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश के कारण संभव हुआ है दोस्तों। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और अगले महीने रूस में इसकी शिखर बैठक भी होने वाली है। अर्दोआन और तुर्की के इस रुख की वजह पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है दोस्तों। विपक्षी पीटीआई ने इस मामले को लेकर शरीफ सरकार पर तंज कसा और इस देश को कमजोर स्थिति में जोड़कर दिया है दोस्तों, और इस देश को कमजोर स्थिति से जोड़कर दिया है। यानी कि इसका अपना मोटिव है दोस्तों, खुद को पाकिस्तान को समर्थन नहीं करने के पीछे। भारत को यूनाइटेड नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य के मुद्दे पर भी मिला है फ्रांस और ब्रिटेन के साथ। दोस्तों कहा जा रहा है कि यूएन जो सेक्रेटरी काउंसिल है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा था भारत को एक अस्थायी रूप में जगह देने की बात की जा रही थी दोस्तों, जिसमें से ब्रिटेन और फ्रांस का भी साथ मिला है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम की रॉडनी स्टारमर ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की मांग की है दोस्तों। अन्य देशों ने भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्वरूप में बदलाव की मांग की है। भारत लंबे समय से बदले वक्त और चुनौतियों को देखते हुए इसमें बदलाव की मांग करता रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यहाँ रहती है और वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है दोस्तों। ऐसे में भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाना नाइंसाफी है दोस्तों। क्या है कश्मीर को लेकर यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का प्रस्ताव दोस्तों, आइए इस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं कि किस बेसिस पे किसी को भी यूएन सेक्रेटरी काउंसिल का हिस्सा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 47 कश्मीर संघर्ष के समाधान से संबंधित है दोस्तों। इसे 21 अप्रैल 1948 को अपनाया गया था। इस प्रस्ताव में 3 बातें कही गई थी। पहला ये बात कहा गया था कि दोस्तों कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर से अपने सभी नागरिकों को हटाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये कि भारत कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर न्यूनतम सेना रखेंगे वहाँ पर। और तीसरी बात ये कि स्थिति सामान्य होने के बाद यूएन की निगरानी में जनमत संग्रह होगी दोस्तों। ये 3 बातें कही गई थी। अगर ये 3 बातें सफल हो जाती है तो भारत को यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में दोस्तों एक तरीके से जगह मिल जाएगी अस्थायी मेंबर के तौर पे। चूंकि पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी काउंसिल के प्रस्ताव को भी नहीं माना दोस्तों, मानने का प्रयास नहीं किया। मसलन उसने कश्मीर से अपने नागरिकों को पीओजेके से भी नहीं हटाने का काम किया दोस्तों। आतंकी गतिविधियां बंद नहीं हुई दोस्तों, घुसपैठ नहीं रुकी या डेमोग्राफिक में बदलाव कर दिया गया। इसलिए यूएनएससी का प्रस्ताव की राग अलापना एक तरीके से बेईमानी कह सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।